उस डॉक्टर शाहीन शहीद को अब आतंकवादी, डॉक्टर आदिल अहमद आतंकवादी, डॉक्टर सज्जाद अहमद आतंकवादी, डॉक्टर मुजब्बल अहमद आतंकवादी, जिन हाथों में थर्मामीटर, जिन हाथों में इंट्रावेनस लगाने की इंजेक्शन जो जिंदगी देते हैं, क्या ऐसे लोग भी अब आने वाले समय में आतंकवादी कहलाएंगे? डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर कितने सम्मान का रुतबे का पद होता था, लोगों को जिंदगी देने का पद होता था। उन हाथों में 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ था, उनके हाथ में AK-47 थी, उनके हाथ में 2-2 रिवॉल्वर थे। आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी, आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बात की जाएगी, लेकिन उन निर्दोष निसहाय निहत्थे जो लाल किला और मेट्रो नंबर गेट 1 पर जो खरीदारी के लिए थे, जो बेरोजगारी के लिए वहां कमाने के लिए खड़े थे, जो खरीदारी करने के लिए गए थे, शादी ब्याह के लिए कपड़े खरीदने गए थे, उनका कोई जवाब देगा? मारने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा ये ब्राह्मण होगा, ये क्षत्रिय होगा, ये वैश्य होगा, ये दलित होगा, ये गरीब होगा। आज उन नेताओं से पूछिए जो 300 किलो RDX का जवाब पूछ रहे थे, आज उनसे पूछो ये 3000 किलो RDX कैसे आ गई? लोग देश विरोधी, मोदी विरोधी होते होते लोग देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, जिस जमीन पर खाते हैं, गाते हैं, सोते हैं, उस धरती के विरोधी, उन साथियों के विरोधी जिनके साथ मार्केट में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके को लेकर इस वक्त जिस तरीके से NIA पूर्णतः जांच में लगा हुआ है, देश में भी काफ़ी इस वक्त गंभीर स्थिति है। लोगों ने अपने घर वालों को खोया है और जो लोग घायल हुए हैं वो इस वक्त केवल यही दुआ मना रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए और इस परेशानी से वो जल्दी मुकरे। फिलहाल PM मोदी का भी बयान आ गया है कि बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील श्री AP सिंह जी। अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या एक राय है इस वाकया होने के बाद, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ तो दिल्ली वाकई में ही दहली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत ही गंभीर और दुखद घटना हुई है और सबसे बड़ी बात, क्या हम कभी आशा कर सकते थे कि 10th की टॉपर, 12th की टॉपर, CPMT की टॉपर, उस लड़की शाहीन शहीद जो MBBS MD हमारे देश की छात्र से मेडिकल कॉलेज, मतलब जिस गले में स्टेथोस्कोप, जिन हाथों में थर्मामीटर, जिन हाथों में इंट्रावेनस लगाने की इंजेक्शन जो जिंदगी देते हैं, पढ़ाई उन्हें वो पढ़वानी थी मेडिकल कॉलेज में, और ऐसे मेडिकल कॉलेज में जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज रहा, जिनके आभा से ही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति झलकती है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, क्या वहां पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी नियुक्ति भी UPPSC से हुई, सरकारी नियुक्ति हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या ऐसे लोग भी अब आने वाले समय में आतंकवादी कहलाएंगे? जिस केस में कहे जाएंगे जो है शाहीन शहीद, उसके साथ साथ जितने लोग थे सबके नाम आप देख लीजिए। आदिल अहमद, सबके उनके साथ डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर कितने सम्मान का रुतबे का पद होता था, लोगों को जिंदगी देने का पद होता था, अल्लाह गुडा खुदा और गॉड भगवान की तरह होता था। उस डॉक्टर शाहीन शहीद को अब आतंकवादी, डॉक्टर आदिल अहमद आतंकवादी, डॉक्टर सज्जाद अहमद आतंकवादी, डॉक्टर मुजब्बल अहमद आतंकवादी, डॉक्टर परवेज आतंकवादी, डॉक्टर तजब्बुल आतंकवादी। तो ये जो आतंकवाद की जिस तरह की लिस्ट चली है, जिनके हाथों में जिंदगी देना था, 2009 से 2013 तक गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्रों को ये पढ़ाते रहे कि जिंदगी कैसे दी जाती है, कैसे लोगों को आपदा में बचाया जाता है, कैसे महामारी में जीवन बचाया जा सकता है। और क्या वही लोग जीवन ले रहे हैं? उन्होंने जीवन लिया है। उनके हाथों में जो स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उन हाथों में 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ था, उनके हाथ में AK-47 थी, उनके हाथ में 2-2 रिवॉल्वर थे। ये किस तरह के हाथ हो गए? और ये लंबी लिस्ट, जो सहारनपुर में शादी के लिए गए थे, शादी में शामिल होने की, वहां आतंकवादी
घटना को अंजाम देने की इंतजाम किया गया। और मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने सही ट्रक पर फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया और उसी की जल्दबाजी हबड़ तबड़ में क्या पकड़े जाएंगे, जिंदा पकड़े जाएंगे। मोहम्मद उमर ने आत्मघाती अटैक किया लाल किला के सामने। वो सुनहरी मस्जिद में जो 3 घंटे खड़ा रहा, गाड़ी में बैठा रहा, उतरा भी नहीं, वो इसी में था, कोई देख लेगा, उसे डर था कि पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उसके सब निशाने पे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। और उस सारे की मास्टरमाइंड ऐसी लड़की शाहीन शहीद जो 2015 में अपने पति को तलाक दे चुकी, 2 बच्चों को छोड़ चुकी, लिव इन में रह रही थी, और ये जानते हुए कि हमारा देश किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारे देश में एकता अखंडता की सब बात करते हैं, वो डॉक्टर कंधार में अजहर मसूद की बहन से महिला विंग की हेड बनाने जा रही थी। उसे सोचिए, इतने आतंकवादी तार हमारे देश के लोगों से जोड़े गए, और इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ था, इससे तो दिल्ली दहल जाती पूरी। और पता नहीं अभी भी ऐसा कहां छिपा रखा हो, अभी तो डरे सहमे रोके बैठे होंगे अपने गोदामों को, गोदाम बना लिए गए आरडीएक्स के। जो लोग पूछते थे कि 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कैसे पहुंच गई, जब सैनिकों को हताहत किया गया, जब हमारे देश के सैनिक हुए, आज उन नेताओं से पूछिए जो 300 किलो आरडीएक्स का जवाब पूछ रहे थे, आज उनसे पूछो ये 3000 किलो आरडीएक्स कैसे आ गई। पकड़ी है ना हमारे देश के पुलिस ने, पकड़ी है, पूरा देश ब्लास्ट हो सकता था। तो इस तरह से ये घटनाक्रम इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है कि अभी तक डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, पत्रकार, व्यापारी, एनजीओ संगठन, इनको बहुत गरिमा रूप देखा जाता था। ये समाज को दिशा देने का काम करते थे, ये समाज को सही नेतृत्व देने का काम करते थे। आज उनके साथ अब क्या हो रहा है, आज उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज वो क्या माने जा रहे हैं, आज आतंकवादी बन चुके हैं। अब हमें यही नहीं पता है कि किस मेडिकल कॉलेज में आतंकवादी पल रहे हैं, किस इंजीनियरिंग कॉलेज में आतंकवादी पल रहे हैं, किस लॉ कॉलेज में मेडिकल आतंकवादी बन रहे हैं। न्याय दिलाने के बाद दुनिया के लोगों का न्याय का हक छीनने वाले बन रहे हैं। सर देखिए, इस बीच जो है सबसे बड़ा सवाल ये जा रहा है, आपने जिन साजिद की बात करी, जिन मोहम्मद उमर की आपने बात करी, जो कि आतंकवादी भी है सर, अब उनके घर वालों का इंटरव्यू, और तो और जिसे कहते हैं कि मानव अधिकार के जो कुछ ज्ञाता लोग, वो कह रहे हैं कि उमर तो बच्चा प्रेमी था, उमर तो जो है बहुत भोला भाला था, घर से निकला था, कमाई करने निकला था। सर आज जो है अब उनके लिए दलीलें कुछ इस तरीके से भी आ रही हैं। लोग आगे बहुत दलीलें देंगे, उनके आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी, आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बात की जाएगी, लेकिन उन निर्दोष, निसहाय, निहत्थे जो लाल किला और मेट्रो नंबर गेट 1 पर जो खरीदारी के लिए थे, जो बेरोजगारी के लिए वहां कमाने के लिए खड़े थे, जो खरीदारी करने के लिए गए थे, शादी ब्याह के लिए कपड़े खरीदने गए थे, उनका कोई जवाब देगा। इन आतंकवादियों ने हमला करते समय यह नहीं सोचा कि अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कुछ नहीं सोचा। ये नहीं देखा मरने वाला हिंदू होगा, मुसलमान होगा, जैन होगा, पारसी होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, क्या होगा। मारने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा ये ब्राह्मण होगा, ये क्षत्रिय होगा, ये वैश्य होगा, ये दलित होगा, ये गरीब होगा, ये अमीर होगा, ये बच्चा होगा, ये बूढ़ा होगा, ये महिला होगी, ये जवान होगी, ये कथा अनाथ होगी, इसके परिवार की क्या हालात होगी। कुछ भी नहीं उन्होंने सोचा, सीधे सीधे ब्लास्ट किया। ठीक उसी तरह जैसे 26/11 में हुआ, संसद पे हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ,
बेंगलुरु में हमला हुआ। तो इस तरह से लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और अब इसके लिए एनआईए को सख्ती से सख्ती, मजबूती से कदम उठाने चाहिए। सर इस बीच जो है सबसे बड़ी बात ये जा रही है कि कुछ देशवासी या फिर इसे एक तरीके से एजेंडा वाली बात कर लीजिए कि ये सारी चीजें मोदी की कराई हुई है और मोदी ने ही पुलवामा करवाया, मोदी ने ही दिल्ली ब्लास्ट करवाया, इलेक्शन आ जाता है। तो इस तरीके की धारणा को लोगों के मुंह से इतने गंभीर समय में ऐसी बात निकलना किस हद तक आप जो है सही समझ ये लोग इसी तरह बोल रहे हैं। 300 किलो आरडीएक्स जब पुलवामा में हुआ तब बोले, आज बोले। 3000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिला, AK-47 मिली, 2 रिवॉल्वर मिले, अनगिनत कारतूस मिले। बागेश्वर धाम की यात्रा पर खतरा मंडराया। लाखों लोग पलवल फरीदाबाद से निकल रहे थे। उनमें संत थे, उनमें फिल्म के कलाकार थे, उनमें मीडिया हाउस के लोग थे, उनमें सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन उन सबके ऊपर हमला हो जाए उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट के लिए काम करना है। बस यहीं तक उनकी राजनीति ही रोटी है, राजनीति है बेटी है। राजनीति के लिए वो आतंकवादियों को भी अपना दोस्त बना लेंगे। राजनीति के लिए जो लोग मौत के पूरा तांडव करते हैं उनको भी अपना बना लेंगे। सर देखिए इसी बीच जो है जो मेन जो सवाल असल में यहाँ पर ये वाला आ रहा है कि आतंकी हमला हुआ पूरी तरीके से और अब जो है उन आतंकवादियों को लेकर भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि कार विस्फोट था, उन्हें बचाना, टैकल करना, क्या ये एक तरीके से चीज़ें सही हैं? नहीं, ये देश को एक होना चाहिए और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, जन्म देता है और फिर बड़ा करता है। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के सभी को और खासकर जो हमारे देश के एनआरआई विदेशों में रह रहे हैं उन सबको एक होकर अपनी वहां की सरकारों से एक निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ इस बात के लिए करना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध विश्व के पटल पर सभी देशों की सरकारों को करना चाहिए। सर जो है मुसलमानों को लेकर देश में इस वक्त काफ़ी सारी जो है चीज़ें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बराबर में कोई भी अब्दुल एक स्लीपर सेल हो जाएगा। मतलब इस तरीके की बातों के बाद तो जो है क्या इस तरीके की चीज़ें जो अब उठ रही हैं तो ये किस हद तक जो है चीज़ें जा रही हैं? जैसे कि जब उमर खालिद ने, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम समुदाय से ही आते थे, लेकिन मारते वक्त उन्होंने किसी का भी धर्म मजहब जो है नहीं देखा। उन्होंने नहीं धर्म मजहब देखा। अब लोगों का विश्वास का खून हुआ है, भरोसे का खून हुआ है। मेडिकल लाइन जैसी लाइन जो जीवन देती थी, जो जीवन दात्री थी, जिसे भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा कहा जाता था, जो जीवन देने का काम करते थे, उन पर भी आज शक की सुई इन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, सुई को बढ़ा दिया है। और अब अच्छे लोगों को भी डाउट की नज़र से देखा जाएगा, अच्छे लोगों को भी शक की नज़र से देखेगा। उन्हें लगेगा जब इतने डॉक्टर आतंकवादी हो सकते हैं तो फिर चार्टर्ड अकाउंट क्यों नहीं, फिर इंजीनियर क्यों नहीं, फिर शिक्षक क्यों नहीं, फिर विधि के छात्र क्यों नहीं, फिर तो कोई भी आतंकवादी हो। वही वाली बात है कि जो है मजहबी कट्टरपंथी से ज़्यादा खतरनाक जो है वो पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा जो है खतरनाक साबित हो रहा है। मतलब कि मोदी विरोधी होते होते लोग देश विरोधी जैसी। मोदी विरोधी होते होते लोग देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, जिस जमीन पर खाते हैं, गाते हैं, सोते हैं, उस धरती के विरोधी, उन साथियों के विरोधी जो उनके साथ मार्केट में चलते हैं, उनके विरोधी जो उन्हें मार्केट में, बाजारों में उनकी मदद करते हैं, उनके भी विरोधी हो गए और उनके साथ भी ऐसी घटना करने के लिए तैयारियां कर दी हैं लोग। सर यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज करी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के हिसाब से जो वो लोग पकड़े जाएंगे तो क्या बेलेबल होंगी चीज़ें या क्या? नहीं, कठोर यूएपीए कठोर दंड की तरफ प्रेरित करता है। आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पे करता है। एनआईए और एनएसजी इसकी जांच कर रहा है। निश्चित ही बेल की अभी कोई बात नहीं है, बात बेल की नहीं है, बात उन असहाय निर्दोष लोगों के जीवन की है जिनकी हत्या करके ऐसा ले लिया गया और आरडीएक्स के द्वारा, और कितने लोगों की हत्या दहला दी जाती, कितने लोगों को घटना। हमारी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट यही है, हाई कोर्ट यही है, संसद यही है, राष्ट्रपति यही है,
प्रधानमंत्री यही हैं, सारे मिनिस्टर्स यही हैं, सारे प्रदेश प्रदेशों के हाउसेस यहाँ हैं, विदेशों के दूतावास यहाँ हैं। इसको दहलाने का मतलब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल सर। तो सर आगे क्या जो है कार्रवाई मानते हैं? मतलब अगर ये सारी चीजें साबित हो जाती है तो क्या हश्र होगा? क्या कसाब की तरह कोई फांसी जैसी चीज सामने आएंगी? हाँ, देखा जाएगा उसमें आगे प्रोसीजर। भविष्यवाणी तो करना गलत है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, निर्भीक जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो, निर्दोष बचना, निर्दोष जो हो, जिसका कोई दोष नहीं है, वो फंसना नहीं चाहिए और दोषी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। दोषी को बचाया नहीं जाना चाहिए किसी कारण से भी, और निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय के आधार पर। कि आप प्रत्येक मुसलमान को उसी तरह काउंट करने लगे, ये भी उचित नहीं है। लेकिन प्रत्येक आतंकवादी को ये समझ के छोड़ते रहे इस्लाम को मानता है, मुस्लिम है, महिला है, बच्चा है, ये भी उचित नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि चर्चित चेहरे एपी सिंह जी ने जो बताया चीज़ों को लेकर, और आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, एनआईए भी एक्शन लेगा, निष्पक्ष जांच चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।